मनीषा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंटर पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज्यादा पेचीदा, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे, जिसका नाम है संप्रभुता का। संप्रभुता जिसे इंग्लिश में हम सॉवरेनिटी कहते हैं। सॉवरेनिटी एक ऐसा टॉपिक है, तो सच कहूं कॉलेज टाइम पे मुझे भी बहुत परेशान किया ये टॉपिक। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और मैं आपको इस टॉपिक को सबसे आसान तरीके से समझाऊंगी कि संप्रभुता को सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान लहजे में कैसे समझा जा सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं संप्रभुता को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा संप्रभुता, जिसमें हम उसका अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत, थियरी ऑफ ऑस्टिन। और तीसरा पार्ट रहेगा इसका मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, जो कि संप्रभुता में 2 तरह के वाद पढ़े जाते हैं। तीसरा पार्ट उससे संबंधित रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं संप्रभुता का पहला पार्ट, संप्रभुता के अर्थ एवं उसके परिभाषा को। संप्रभुता के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले संप्रभुता शब्द के अर्थ को जानना होगा। संप्रभुता शब्द सॉवरेनिटी का ही हिंदी रूपांतरण होता है, और सॉवरेनिटी शब्द यूनानी भाषा के सुपर और एनस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो ये तो हो गया संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ। अब हम जानते हैं संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोदा के द्वारा की गई। जीन बोदा ने कहा, संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। जीन बोदा का कहने का मतलब ये था कि संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति होती है जो उस राज्य अथवा राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों व प्रजाजनों, मतलब वहां पे रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर वो आदेश दे सकती है, उनसे उन आदेशों का पालन करवा सकती है, और उस शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के अन्य किसी कानून का अंकुश न हो, किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण न हो उसके ऊपर। एक अन्य विद्वान ग्रेशियस ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन हिम whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden। तो ग्रोशियस का कहने का मतलब ये था कि संप्रभुता यदि किसी व्यक्ति में निहित है, इन्होंने व्यक्ति का नाम दे दिया कि संप्रभुता किसी व्यक्ति में निहित होता है, तो संप्रभुता जिस व्यक्ति में निहित होता है वो राजनीतिक तौर पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, और उसके जो कार्य होते हैं ना, वो किसी पर आश्रित नहीं होते, किसी के भरोसे नहीं होते, वो किसी से भी अपने आज्ञा का पालन करवा सकता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। राजनीति विज्ञान के एक अन्य विद्वान हैं विलोबी। उन्होंने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। तो ये तो बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि जो राज्य की जो सबसे ऊंची इच्छा होती है, मतलब कि जो सबसे बड़ी इच्छा होती है राज्य की, वो संप्रभुता होती है। क्योंकि संप्रभुता यदि है तो राज्य सर्वशक्तिमान है, और संप्रभुता यदि नहीं है तो उसकी शक्तियों का कोई भी मूल्य नहीं होता। जीन बोदा, ग्रोशियस और विलोबी, इन तीनों विद्वानों के परिभाषाओं को हमने देखा, और इनकी परिभाषाओं में हमें एक चीज कॉमन नजर आई, जिसमें इन तीनों ने एक ही बात कही है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का अंकुश नहीं है इस पर। ठीक है, अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो
इससे तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं ना कि जो तानाशाही व्यवस्था होती है, तानाशाह जो होते हैं, उन पर भी तो किसी का नियंत्रण या अंकुश नहीं होता। लेकिन संप्रभुता और तानाशाह दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए इन विद्वानों के ये जो कथन है उन्हें अधूरा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा तो है लेकिन इसे पूर्ण रूप से इन्होंने परिभाषित नहीं कर पाए। क्योंकि इन्होंने जो परिभाषा दी संप्रभुता की, आगे चल करके जब तानाशाही व्यवस्था सामने आई विश्व युद्ध के समय बाद, तो उस समय लोगों ने ये कहा कि तानाशाह में भी ये चीज हो रहा है, संप्रभुता में भी ये चीज इन लोगों ने बताया, तो फिर फर्क क्या रह गया दोनों में? चीजें तो दोनों बराबर हो गई। तो आइए अब जानते हैं कि संप्रभुता का वास्तव में सही और पूर्ण रूप से परिभाषा क्या होगी। तो संप्रभुता को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके परिभाषित करेंगे। पहला पार्ट होता है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा होता है बाह्य अथवा बाहरी संप्रभुता। तो आइए देखते हैं आंतरिक संप्रभुता क्या होता है। आंतरिक संप्रभुता राज्य व्यक्तियों और समुदायों से उच्चतर होता है और अपने निश्चित सीमा में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। तो इसे बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषित किया गया है कि यदि कोई राज्य अथवा राष्ट्र है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्रजा है या नागरिक हैं, उन सबके ऊपर हम अपने आदेशों को लागू कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं उनसे, और संप्रभुता की शक्ति के द्वारा ही उस आज्ञा का पालन करवा सकते हैं। डॉक्टर गार्नर ने आंतरिक संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने कहा कि जो राज्य का क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र में संप्रभुता फैली होती है, विस्तृत होती है, फैली होती है, और उस राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय होता है वो उसके अधीन ही कार्य करता है, उसके बाहर या उसके परे कार्य नहीं कर सकता। उसके आदेशों का पालन करना होता है उन व्यक्तियों को अथवा समुदायों को, और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलना होता है। अब अगले पार्ट में देखते हैं बाहरी संप्रभुता अथवा बाह्य संप्रभुता को। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। तो कोई भी राज्य किसी बाहरी सत्ता, यहाँ पर बाहरी सत्ता का अर्थ ये होता है कि किसी अन्य राज्य अथवा राष्ट्र, तो जो यदि कोई राज्य संप्रभु है, उसमें संप्रभुता निवास कर रही है, तो उस राज्य पर कोई भी अन्य राष्ट्र अथवा राज्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सकती है, और वो इनके नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो बाहरी संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लास्की ने कहा है, आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। The modern state is a sovereign state. It is independent in the face of other communities. It may infuse its all will towards them with substance with need not be affected by the will of any external power. तो लास्की के इस कथन को अब हम समझते हैं। लास्की ने कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अर्थात जो वर्तमान समय में जो राज्य हैं उनमें संप्रभुता निवास करती है, वो संप्रभु होते हैं, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होते हैं। तो जो अन्य राज्यों के संबंधों का विषय का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि जो अन्य राज्य दूसरे राज्यों को पहले प्रभावित कर दिया करते थे कि एक से युद्ध हो रहा है तो दूसरे को भी उस युद्ध में से प्रभाव पड़ता था, या फिर उनको मजबूरी में उनका साथ देना पड़ता था। अब इस प्रकार का किसी भी तरह का
मतलब मजबूरी नहीं होती है उनके पास, क्योंकि वो यदि वो संप्रभु हैं तो उनके पास शक्तियां हैं और कोई अन्य राज्य अथवा राष्ट्र उनको किसी अन्य कार्यों के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र होते हैं। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो राष्ट्र अथवा राज्य संप्रभु है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेता है और कोई भी अन्य शक्ति, कोई अन्य समुदाय अथवा राष्ट्र उस पर दबाव नहीं बना सकता कि वो इस प्रकार के निर्णय ले या ना ले। इसलिए बाहरी संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि कोई अन्य राष्ट्र अथवा राज्य किसी संप्रभु निहित राज्य पर अपना दबाव नहीं बना सकती। तो संप्रभुता को दो भागों में डिवाइड करके जब हमने उसकी परिभाषा को देखा तो एक होता है आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता हमने देखा। तो अगर अब हम इसे आम भाषा में देखें तो दोनों को मिक्स करके संप्रभुता को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति है किसी भी राष्ट्र का या राज्य का, जो कि उस राज्य की जो सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक या प्रजा से वो कोई भी आदेश मनवा सकती है, उससे वो काम करवा सकती है और तो और उस देश के ऊपर, उस राज्य या राष्ट्र के ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। शायद आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा इसको समझने में। तो संप्रभुता वो हो गई कि जैसे कि कोई राष्ट्र अगर संप्रभु है तो उस राष्ट्र के अंतर्गत, उस राज्य के अंतर्गत जो संप्रभु व्यक्ति है या फिर जो संप्रभु संस्था है वो किसी भी तरह का नियम, कानून, पॉलिसीज, किसी भी चीज का निर्माण कर रही है तो उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये शक्ति है कि वो अन्य बाकी सभी लोगों से उन नियमों का पालन करवा सकती है, उनको उन नियमों को पालन कराने के लिए बाध्य कर सकती है। और जो संप्रभु संस्था है जिस राष्ट्र की, वो उस राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनाती है कि उस राष्ट्र के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कोई दूसरा राष्ट्र या राज्य प्रभाव नहीं डाल सकता। उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो अन्य देशों के साथ उसके संबंध हैं, उसको कोई अन्य राष्ट्र प्रभावित नहीं कर सकता। वो संप्रभु राष्ट्र अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो खुद ही बनाएगा और खुद ही उसका संचालन करेगा। तो हमने ये जाना कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है और संप्रभुता जिस व्यक्ति अथवा संस्था में निहित होती है, जिसके पास ये शक्ति होती है, जो संप्रभु होता है, वो संस्था या वो व्यक्ति उस राष्ट्र अथवा राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं, आप, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई भी हो सकता है, उससे अपने आदेशों का पालन करवा सकती है। तो ये रहा संप्रभुता की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि आज के समय दुनिया में प्रत्येक देश ये कहता है कि हम में संप्रभुता है, हम संप्रभु हैं, हमारे देश में संप्रभुता निहित है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि दुनिया के सभी देश संप्रभु हैं, उनके अंदर संप्रभुता है? नहीं ना? सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं जो संप्रभुता का वास्तविक स्वरूप है वो प्रत्येक देश में विद्यमान हो। अब अगर हम संप्रभुता की वास्तविक स्वरूप की बात करें जहां पे विद्यमान है, तो उसमें हम ले लेते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन एक ऐसा देश माना जाता है जहां पे कहते हैं कि संप्रभुता बहुत ही उत्कृष्ट रूप में पाई जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो संप्रभुता है, कहने के लिए तो वहां के सम्राट में निहित होता है। जो वहां का सम्राट होता है, अर्थात एक क्राउन के बारे में आपने सुना होगा ना कि ब्रिटेन में क्राउन रूल होता है, तो जो क्राउन है संप्रभुता उसमें निहित होती है। लेकिन वो संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की संप्रभुता होती है। जो वास्तविक संप्रभुता है वो ब्रिटेन की वहां के संसद में निहित है। वहां की संसद ही वास्तविक रूप से संप्रभु होती है। और अब हम अगर बात करें कि संप्रभुता का वास्तविक स्वरूप किस देश में हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने पड़ोसी देश से। पड़ोसी देश का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कौन?
पाकिस्तान। तो अब अगर हम पाकिस्तान में संप्रभुता की बात करें तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा ना कि संप्रभुता को दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसके वास्तविक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो अब पाकिस्तान में भी ये चीज हम देखते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, वो तो कहती है कि हम में संप्रभुता है, हम संप्रभु देश हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें, आंतरिक भाग को देखते हैं पहले हम उसके, तो वहाँ की अगर संसद या फिर वहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री वहाँ के, कोई नियम बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, कोई पॉलिसीज ला रहे हैं, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके पास पूरी शक्तियां नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो शक्तियां हैं ना, संसद और प्रधानमंत्री के पास तो हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली वहाँ की आर्मी है। आपने तो देखा ही होगा और न्यूज में आप सुनते ही होंगे कि वहाँ की आर्मी ने कभी प्रधानमंत्री को हटा दिया गद्दी से, तो कभी प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया। बहुत सारी हम खबरें देखते रहते हैं, सुनते रहते थे पहले भी और आज भी देखते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो आंतरिक रूप से तो संप्रभुता वहां पर स्टेबल नहीं है, पूर्ण रूप से जो वास्तविक स्वरूप है उसका वो नहीं है। अब बाहरी रूप से देखें संप्रभुता का जो बाहरी रूप है, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत इस समय क्या हो गई है। आर्थिक रूप से वो कितना कमजोर हो चुका है। उसने अमेरिका से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है, उसने चाइना से भी बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। तो अगर अब पाकिस्तान कोई भी फॉरेन पॉलिसीज बनाता है या फिर किसी अन्य देश के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है या कोई कोई फॉरेन पॉलिसीज लेना चाहता है या कोई ट्रीटी करना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है, तो उस पर ना अमेरिका और चाइना का अंकुश रहता है। वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाता इन चीजों के ऊपर। तो प्रभावित कर रहा है ना कोई दूसरा राष्ट्र, अमेरिका या चाइना पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी बाहरी संप्रभुता भी उस प्रकार से शक्तिशाली नहीं है जिस प्रकार से हमारे देश की अथवा ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया इन जगहों की है। हमने पाकिस्तान के बारे में तो देख लिया। अब हम जानते हैं कि और ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे संप्रभुता है। तो वो अपने आप को संप्रभु कहते तो हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप में संप्रभु नहीं है। जैसे कि हमने अफगानिस्तान का मैटर अभी देख रहे हैं हम, वहां पर सरकार को हटा दिया गया। वहां का जो भी सिचुएशन है इस समय वो हमने न्यूज में देखा। फिर उसके बाद हमने अपने ही एक और पड़ोसी देश म्यांमार को देखा। वहां की सरकार को वहां की सेना ने हटा करके सैनिक शासन लागू कर दिया उस देश में। तो क्या कह सकते हैं कि इनकी संप्रभुता जो है वो वास्तविक रूप में है वहां पे? क्या उस तरह से स्टेबल है उनकी संप्रभुता? क्योंकि उनकी संप्रभुता तो बदलती जा रही है, कभी किसी के हाथों में जा रही है, कभी किसी के हाथों में जा रही है। संप्रभुता केंद्रित भी नहीं है वहां पे, और ना ही वहां की जो संप्रभुता है उतनी अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि जब एक हाथ से दूसरे हाथ में संप्रभुता बदलती जा रही है तो वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि अगर शक्तिशाली होती तो वो एक जगह पे केंद्रित होती। और अब हम देखें अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में कि संप्रभुता की स्थिति यहाँ पर क्या है, तो हम अपने देश की जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें संप्रभु वर्ड आता है, सॉवरेन वर्ड आता है। तो इसका तो मतलब ही होता है कि हमारा देश संप्रभु है। अब हमारे देश की जो संप्रभुता है वो किसमें निवास करती है? आखिरकार संप्रभुता है किसमें हमारे देश में? तो एक होती है नाम मात्र की संप्रभुता और एक होती है वास्तविक संप्रभुता। जैसा कि हमने ब्रिटेन में देखा था कि कहने को तो संप्रभु वहां का क्राउन है, लेकिन वास्तविक रूप में संप्रभुता संसद में है। ठीक उसी प्रकार अपने देश भारत में भी है। कहने के लिए तो हमारे देश में संप्रभु राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, क्योंकि हमारे देश की वास्तविक संप्रभुता हमारे संसद में निहित होती है। चूंकि ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का है तो इसके बारे में हम बाद में किसी अदर वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इतना बेसिक चीजें तो जानते ही हैं कि कोई भी नियम कानून का निर्माण हमारे देश की संसद ही करती है। और अगर संसद से कोई नियम पास हो जाता है, कोई विधेयक पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है उसको लागू करने के लिए। ये तो हम जानते हैं। तो इसीलिए संप्रभुता नाम मात्र की राष्ट्रपति में होती है, वैसे वास्तविक संप्रभुता संसद में होती है। अब
क्योंकि हमारे देश की जो संसद है वो वास्तविक रूप से संप्रभु है और संप्रभुता उसमें निहित है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश की संसद जो भी नियम कानून विधेयक लाती है, पॉलिसीज लाती है नई नई, उसको वो लागू करती है और जो संसद विधेयक लागू करती है उसे सभी राज्यों में, मतलब स्टेट जो प्रांत है हमारे देश के, उसमें लागू कर दिया जाता है और हम सभी उसको फॉलो करते हैं। और ये तो आंतरिक संप्रभुता हो गया। और अगर हम बाह्य संप्रभुता की बात करें, जो बाहरी संप्रभुता होती है, तो हमारे देश की संसद जो भी फॉरेन पॉलिसीज लाती हैं या फिर कोई भी ट्रीटी करना हुआ किसी दूसरी कंट्री के साथ, या फिर कोई समझौता करना हुआ, या फिर किस कंट्री के साथ हमें किस चीज का ट्रेड करना है, क्या चीज इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, किसके साथ हमें युद्ध करना है, किसके साथ हमें दोस्ती करनी है, या फिर कभी कभी होता है ना कि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी होती है, दवाइयां होती हैं, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पर देखा कि दवाइयां भी दूसरी कंट्रीज में भेजी गई थी। तो ये सब चीजें जो लेने देने वाली चीजें होती हैं या फिर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने वाली होती हैं, ये हमारा देश खुद इसका निर्णय लेता है कि उसे किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह का लेन देन या व्यापार करना है। इस पर कोई देश हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी देश इस पर इंटरफेयर नहीं करता कि तुम्हें किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारा देश संप्रभु है और उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो अपने निर्णय स्वयं लेता है और किसी को ये शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि हमारे देश के लिए हुए निर्णय में वो इंटरफेयर करे। अब जैसे कि हमने देखा था रसिया और यूक्रेन का जब मैटर हुआ था, तो उस समय बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी टीका टिप्पणी की हुई थी, लेकिन हमारा देश संप्रभु है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि ये यूरोपीय देशों को क्या लगता है कि अगर उनके अंदर, उनके देश में आंतरिक या बाह्य रूप से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो टाइम चला गया उपनिवेशवाद का कि वो देश अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाए रहते थे, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन उपनिवेशी राष्ट्रों में भी कोई वो प्रॉब्लम्स अप्लाई होंगी। अब वो टाइम चला गया। अब अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। वो उस प्रॉब्लम को दुनिया के सारे देशों के ऊपर थोप नहीं सकते और ना ही पूरी दुनिया के सारे देश उसमें भाग लेंगे, क्योंकि उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी कि जो आज तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए, इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, जन धन की हानि हुई इतनी सारी, ये सब यूरोपीय देशों की वजह से हुआ। लेकिन अब यदि संप्रभुता हमारे अंदर है, कायम है, हमारे अंदर निहित है संप्रभुता, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उनसे हम कितना खुद को बचा के रखते हैं, खुद को कितना दूर रखते हैं। और यही वजह है हमारे देश की संप्रभुता इतनी शक्तिशाली है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कभी भी किसी भी देश में कोई गृह युद्ध हो गया या फिर किसी अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई विवाद चल रहा है, तो कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हम उनके उस मैटर में जाकर के उनकी हेल्प करें या फिर उस मैटर में हम पढ़ें। जैसे कि रसिया है तो हमारा मित्र राष्ट्र, लेकिन यूक्रेन के साथ उसका जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये प्रॉब्लम चल रही थी, हमारे देश ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो तटस्थ बना रहा। और ये तटस्थता की नीति जो होती है या फिर समझौते वाली नीति होती है या मित्रता की नीति, शत्रुता की नीति, ये सब लेने के लिए जो देश क्या बोलते हैं सक्षम होता है, जो देश इन चीजों पर तटस्थ बना रहता है, वही वास्तविक रूप से संप्रभु होता है। तो आज हमने जाना संप्रभुता के अर्थ व उसके परिभाषा को, और संप्रभुता की परिभाषा को हमने वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हैं ग्लोबल लेवल पर, उसको देखते हुए भी हमने इसको समझने की कोशिश किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उससे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी सुझाव, कोई भी कमी या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
थैंक यू।